हम लोग कल पढ़े दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो क्या होते हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज नहीं, उनके कंपोनेंट्स जो होते हैं उनके रेशियोज इक्वल होते हैं, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, है ना। कब? जब वो एक कोलिनियर होंगे, इक्वल होंगे तब नहीं। इक्वल होंगे तब तो a1 और a2 बराबर होंगे, b1 और b2 बराबर होंगे और c1 और c2 बराबर होंगे। मतलब कोफिशिएंट्स ऑफ i, कोफिशिएंट्स ऑफ j, कोफिशिएंट्स ऑफ k जो आपस में बराबर होंगे। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें एक डायरेक्शन रेशियोज करके आया हुआ है जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप। तो ये जो a1 a2 a3 दिया गया है ना, a1 a2 a3 आर कॉल्ड या इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए, कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए। मतलब कि उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज है। ये x के डायरेक्शन रेशियो, ये y के और ये z के, ठीक है। अब एक होता है डायरेक्शन कोसाइन, मतलब कोई भी वेक्टर दिया हुआ हो उसके i के कंपोनेंट, j के कंपोनेंट और k के कंपोनेंट जो है होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर कहलाते हैं। और यदि हम लोग क्या करें कि वेक्टर एक कैप बना दें, वेक्टर ए को अगर वेक्टर ए कैप बना दें तो जो वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स होंगे, यानी कि वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ऐसे कर दें, तो वेक्टर ए का नाम तो यही है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए हम निकालने सीख चुके हैं कि कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर i कंपोनेंट, j कंपोनेंट और k कंपोनेंट दिया हुआ हो तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट i के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर कर देते हैं अंडर रूट में, तो वो उसका क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो ये जो होते हैं a1 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर i कैप प्लस a2 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर j कैप प्लस a3 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर k कैप। ये डायरेक्शंस अब क्या कहलाते हैं, अगर इसको हम कुछ देर के लिए L मान लें, जो कि आपको याद होगा डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन हम शुरू में ही पढ़ाए हुए हैं, L, M और N मान लिया जाता है, ठीक है। L को जनरली हम लोग कॉस अल्फ़ा भी बोलते हैं, कॉस बीटा भी बोलते हैं और कॉस गामा भी बोलते हैं। तो L को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस अल्फ़ा, और वो कितना आया है, a1 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ठीक है। m को हम क्या बोलते हैं, कॉस ऑफ बीटा, और वो हो गया a2 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और उसी तरह से n हो गया हमारा कॉस गामा। और आपको ये भी बताएंगे कि कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा होता क्या है, जो कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार और बता देते हैं। ये a2 एक्चुअली a3 है, a2 है a3 है, गलती से लिखा गया है a2 a3 है ना। कॉस अल्फ़ा जो होता है उस स्ट्रेट लाइन का जो ओरिजिन से ज्वाइन होता है, या फिर आप कह सकते हो कि कोई भी वेक्टर दिया हुआ हो तो ओरिजिन से उसको ज्वाइन करेंगे, या फिर दो वेक्टर्स को ज्वाइन करने वाले लाइंस का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसे हम लोग कॉस अल्फ़ा बोलते हैं। पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन के साथ जो एंगल होता है उसे बीटा बोलते हैं, और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ जो डायरेक्शन के साथ जो एंगल होता है उसे कॉस गामा बोलते हैं। तो अगर वेक्टर ए दिया हुआ है तब तो वो डायरेक्ट जो होता है वो ओरिजिन से ही माना जाएगा, है ना, रेस्पेक्ट जो होगा ओरिजिन से ही माना जाएगा।
तो कोई मान लीजिए कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस मान लीजिए आपका है ना। ये हाथ मेरा जो दिख रहा है आपका ये हो गया मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस हो गया मान लीजिए बाहर की तरफ। तो अगर ये पॉइंट दिया हुआ है तो ओरिजिन से अगर हम ज्वाइन कर दें ऐसे, तो ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा उसे कॉस अल्फ़ा, ये ऐसे है तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ऐसे लाइन अगर खड़ा है यहाँ पे तो ये कॉस बीटा बनेगा। और ये जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, जैसे ये लाइन है ऐसे करके तिरछा, ये जो एंगल बनेगा उसे कॉस गामा बोलते हैं, गामा बोलते हैं एंगल को, उसका कॉस को हम लोग कॉस गामा बोलते हैं। तो वो हो जाता है हमारा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा के बारे में आप जान चुके हैं कि क्या होता है, कॉस बीटा के बारे में जान चुके हैं कि क्या होता है, कॉस गामा के बारे में जान चुके हैं कि क्या होता है। निकालते कैसे हैं कॉस अल्फ़ा का वैल्यू, तो A1 के डिवाइड में इसी तीनों के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर के सम को जोड़ के डिवाइड किया जाता है। जैसे कि A1 बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। उसी तरह से अगर कॉस बीटा निकालना है तो J के कोफिशिएंट्स का रेशियो ले लिया जाएगा किसके साथ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर के साथ। और उसी तरह से अगर जेड एक्सिस के साथ एंगल निकालना है उसका कॉस, तो कॉस गामा का वैल्यू हो जाएगा A3 बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो ये रहा डायरेक्शन रेशियोज़ और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में चर्चा। आपको बता दें कि डायरेक्शन रेशियोज़ जो है वो चेंज हो सकता है एक ही स्ट्रेट लाइन का, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन कोसाइन चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। अब कहोगे कि सर डायरेक्शन रेशियोज़ कैसे चेंज हो सकता है, तो हम बोलेंगे कि क्या तुम ए वेक्टर के साथ तुम कोई लेमडा या K1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो K1 A I कैप प्लस K2 B1 J A2 की ये हो ना, तो A2 J कैप, सॉरी K2 नहीं K1 ही रखो क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करोगे, और A3 K कैप कर लो। तो क्या अब इस कोफिशिएंट्स को डायरेक्शन रेशियोज़ बोलोगे, तो बिल्कुल बोलेंगे। अब इस लाइन का या इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज़ जो होगा वो KA1 KA2 KA3 होगा, बस कॉमा देके। ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो बस क्या करना है कि इसी KA1 में डिवाइड करना होगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ज़रा सोचो कि K1 स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर K1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस अगला में भी K1 स्क्वायर A3 स्क्वायर। तो क्या यहाँ से K1 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और फिर वो बाहर आएगा, तो अगर K1 बाहर आया तो K1 से कट जाएगा, तो फिर यही लौट आएगा A1 बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। उसी तरह से अगर आप डायरेक्शन कोसाइन जो M का वैल्यू निकालोगे तो वो K1 A2 डिवाइडेड बाई ये आएगा, तो फिर K1 स्क्वायर से अंडर रूट से कॉमन आएगा, बाहर आएगा तो K1 होगा, क्योंकि अंडर रूट में K1 स्क्वायर है तो K1 कट जाएगा। मतलब कि डायरेक्शन कोसाइन कभी नहीं चेंज होता है, डायरेक्शन रेशियोज़ में भी चेंजेज। ठीक है ना। मतलब एक स्ट्रेट लाइन का कह लो या एक वेक्टर का कह लो, डायरेक्शन कोसाइन कभी चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन रेशियोज़ चेंज होता है, डायरेक्शन रेशियोज़ चेंज होता है। ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट सीखें। अब अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग वेक्टर्स ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर्स के बारे में। ठीक है। चलिए इसके साथ साथ हम कुछ NCERT के एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि वो थ्योरी भी क्लियर होता जाए। ठीक है ना। तो NCERT का पेज नंबर 435 का एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 देख रहे हैं, और भी एग्जाम्पल देखेंगे। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z so that the vectors A is equal to xi cap plus 2j cap plus zk cap zk cap are equal and vector B is equal to 2i cap plus yj cap plus k cap are equal। माने दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल हों तो x y z का वैल्यू बताइए। अब आप बताइए कि दो वेक्टर्स अगर इक्वल होते हैं तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों इक्वल होते हैं, है ना। तो इसका मतलब हम बताए थे कि i का कंपोनेंट i के साथ इक्वल होना होगा
जे का कंपोनेंट जे के साथ इक्वल होना होगा एंड के का कोफिशिएंट के साथ इक्वल होना पड़ेगा, है ना। गिवन दैट या देयरफॉर रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स आर इक्वल, रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स आर इक्वल। इसका मतलब x जो होगा उधर वाले 2 के इक्वल होगा, 2 जो है उधर वाले y के इक्वल होगा, और z जो है उधर वाले 1 के इक्वल होगा, क्योंकि k का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 माना जा सकता है। तो इसका मतलब x का वैल्यू 2 आया, y का भी वैल्यू 2 आया और z का वैल्यू 1 आया। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में बोल रहा है कि लेट वेक्टर a इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप, मतलब k कैप इसमें नहीं है, एंड v वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप। ठीक है, इस वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। क्या ऐसा है? तो निकालते हैं। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो इस ए वेक्टर में हम अगर के का कोफिशिएंट लगाना चाहें तो 0 इंटू के कैप लिख सकते हैं। ठीक है, 0 इंटू के कैप लिख सकते हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2 दूना के 4 और 1 5। अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो फिर वही कहानी, इसमें भी हम 0 इंटू के कैप लिख सकते हैं। तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ये भी अंडर रूट 5 ही होगा क्योंकि 2 दूना 4 और 1 5। तो क्या ये दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं? तो क्या आर द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल? 2 चीज़ें पूछा है। पहला कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो यस, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के। लेकिन क्या ये वेक्टर्स इक्वल हैं? तो नो। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि इसका डायरेक्शंस अलग है और इसका डायरेक्शन अलग है। क्यों? क्योंकि वेक्टर्स इक्वल तब बोले जाते हैं जब कंपोनेंट्स भी इक्वल हों। तो आई का कंपोनेंट, यहाँ आई का कंपोनेंट सीधा 1 और 2 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, तो ये बराबर नहीं है। दूसरा चीज़, इसका डायरेक्शंस आई के तरफ 1 यूनिट है, जबकि वी वेक्टर का डायरेक्शन 2 यूनिट है आई के डायरेक्शन में, है ना। और जे के डायरेक्शन में यहाँ 2 यूनिट है और जबकि यहाँ 1 यूनिट है। तो कभी भी वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे। बस इतना जानो ना कि अगर आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट और के का कंपोनेंट रेस्पेक्टिव आई जे के का कंपोनेंट से इक्वल नहीं हो तो वो वेक्टर्स इक्वल नहीं कहला जाएंगे, भले ही उनके मैग्नीट्यूड क्यों ना बराबर हो। ठीक है, तो इसीलिए ये नो होंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स आर नॉट इक्वल, इसका कारण हुआ। ठीक है, चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। मतलब कि इसमें कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, मतलब हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड 1 हो, मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो। किस डायरेक्शन में चाहिए हमको वो यूनिट वेक्टर, तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में। तो आपको पता है कि अगर इसका डायरेक्शन चाहिए तो ए कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ए कैप कैसे निकाला जाता है, अगर इसी वेक्टर में, अगर इसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें, किसी वेक्टर में अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, क्योंकि इस वेक्टर में इसका मैग्नीट्यूड भी छुपा है, डायरेक्शन भी छुपा है। तो अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, जितना मैग्नीट्यूड उसका है 10 है तो 10 से डिवाइड कर दें तो वो कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर ए में मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप में अगर हम अंडर रूट ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये 2 दूना के 4 और 3 या 9, 9 4 13 और 1 14। तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप बाई अंडर रूट 14। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर आप ये लिख सकते हैं
मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√14 और 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, या आप इसे ये भी लिख सकते हैं 2/√14i कैप प्लस 3/√14j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई √14, है ना, 1/√14 k कैप। ठीक है। अब ज़रा सोचो कि अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कि इसी के डायरेक्शन में हमको 10 यूनिट का वेक्टर चाहिए, तो अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो चुका है, तो यूनिटरी मेथड से अगर मैग्नीट्यूड 1 हो चुका है तो उसमें जितने नंबर से मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे उतना यूनिट का वेक्टर हमें मिल जाएगा। जैसे अब हम इसी में अगर 10 इंटू a कैप लिखें, इसका मतलब इस a कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो अब ये 10 यूनिट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो सिमिलर क्वेश्चन 7 नंबर 1 है, इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, मतलब इसका डायरेक्शन यूज करना है, लेकिन दैट हैज़ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। उस वेक्टर का, जैसे b वेक्टर है जो इसी के डायरेक्शन में है, मतलब इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 7 यूनिट है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 7 यूनिट है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम पहले इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे और उसमें 7 से गुना कर देंगे, है ना। यानी कि पहले क्या निकालेंगे, a कैप, और a कैप से क्या फ़ायदा होगा कि यूनिट वेक्टर मिल जाएगा a वेक्टर के अलोंग, है ना। a वेक्टर के अलोंग हमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, है ना, a कैप। तो वेक्टर a में अगर हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो a कैप है i कैप माइनस 2j कैप डिवाइडेड बाई √1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, i कैप माइनस 2j कैप डिवाइडेड बाई 2 दूना के 4 और 1 5। तो ये क्या हुआ कि ये अब 1 यूनिट का मैग्नीट्यूड हुआ। अब रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है, तो रिक्वायर्ड वेक्टर लिख लेना अपना, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू 7a कैप। तो 7 इंटू a कैप का वेक्टर आया हुआ है i कैप माइनस 2j कैप और डिवाइडेड बाई √5। तो या तो आप ऐसे लिख लो 7/√5 i कैप माइनस 2j कैप, या आप दोनों को अंदर भेज दो, यानी कि 7√5 i कैप माइनस 7 दूना के 14 √5 j कैप। अब इसका तुम मैग्नीट्यूड निकाल के देखोगे तो वो 7 यूनिट आएगा। विश्वास नहीं है तो निकाल लो, निकाल के दिखा भी देते हैं। अंडर रूट i का कोफिशिएंट स्क्वायर, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर और k का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 7 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5 प्लस 14 का स्क्वायर 196 और डिवाइडेड बाई 25 यानी कि 5, है ना। अभी k का कोफिशिएंट तो है नहीं तो 0 ही हो जाएगा, 0 स्क्वायर करोगे तो, है कि नहीं। तो इसको अब जोड़ते हैं तो 5 5 का एलसीएम 5 आया, और 9 और 6 15 हुआ, और 9 और 4 13 1 14 हुआ, और 1 1 2 हुआ। 5 से काटो, 5 चौके 20 और 5 9 45, √49 है, बाहर कितना आएगा 7। तो हम तो बोले ही थे ना कि 7 यूनिट का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। तो इसीलिए शुरू में बताया गया था कि जो यूनिट वेक्टर होता है बस उस वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन देता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब जितना यूनिट का वेक्टर चाहिए उतना से गुना कर दो, ठीक है ना। और 2 क्वेश्चन है इसमें, इसको भी कवर कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 एंड एग्जाम्पल नंबर 9 क्लियर करते हैं एनसीईआरटी का। कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, माने कि यूनिट वेक्टर चाहिए, माने मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो सम वेक्टर आएगा उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है जी, हमको सम वेक्टर जो है, हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, हम क्या करेंगे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल लेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्शन
में ही चाहिए हमको यूनिट वेक्टर, तो दोनों का सम वेक्टर क्या होगा? तो आपको बताए हैं कि दो वेक्टर्स को अगर जोड़ेंगे तो i का कोफिशिएंट i के साथ जोड़िए और j का कोफिशिएंट j के साथ जोड़िए। तो आप लिख के भी जोड़ सकते हैं और डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, 4i कैप, यहाँ से 2, यहाँ से 1, 3j कैप, यहाँ से -5, यहाँ से +3, तो -2, है ना, k कैप। i का i में जोड़ होगा, j का j में और k का k में। अब हमको इसी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर चाहिए, तो क्यों नहीं हम लोग वेक्टर a प्लस वेक्टर b का कैप निकाल दें। और इसका कैप निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b के वेक्टर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b से डिवाइड करना होगा, क्योंकि जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए उस वेक्टर को लिखिए और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो आप। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b तो भैया यही है, 4i कैप प्लस 3j कैप -2k कैप। अब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, मतलब √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा? 16 और 9 25 और 4 29, 4 चौके 16, 3 तिया के 9, 16 9 25 और 4 29। तो 4i कैप बाई √29 प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाई √29 -2k कैप डिवाइडेड बाई √29। ये वेक्टर है सम वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। तो ये भी क्वेश्चन बन गया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे, उसको ज़रा पढ़िए आप पहले, उसके बाद हम लोग अगला थ्योरी पढ़ेंगे। इसका कह रहा है कि राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर a, और a वेक्टर दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप -2k कैप एंड हेंस कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन कोसाइन। अब ज़रा सोचो, अभी ये थ्योरी ख़त्म हुआ है कि अगर कोई भी वेक्टर दिया हुआ हो तो उसका डायरेक्शन रेशियोज जो है वो डायरेक्ट हमारा कोफिशिएंट्स होता है। तो 1 फिर कॉमा दीजिए, अगला j का कोफिशिएंट 1, फिर कॉमा दीजिए k का कोफिशिएंट। इसी तरह से लिखते हैं, दिस इज द डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शंस रेशियोज हो गया पहला। फिर पूछा है एंड हेंस कैलकुलेट द डायरेक्शन कोसाइन। तो फॉर डायरेक्शन कोसाइन क्या करते हैं? डायरेक्शन कोसाइन क्या करते हैं? डायरेक्ट क्या करते हैं कि इस यूनिट वेक्टर भी कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर जब a का निकाल लेते हैं तो i का कैप का कोफिशिएंट, j का कैप का कोफिशिएंट और k के कैप का कोफिशिएंट को डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। या फिर आप यूं कह सकते हो कि 1 डिवाइडेड बाई √, है ना, आपको पता है ना, 1 स्क्वायर प्लस यहाँ का 1 स्क्वायर फिर प्लस -2 का स्क्वायर, कॉमा j का कोफिशिएंट 1/√, ये यही वाली कहानी, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, फिर कॉमा -2 डिवाइडेड बाई √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये जो डायरेक्शन कोसाइन आएगा वो आएगा 1 ये होगा 2 दूना के 4 और 1 5 1 6 √6, 1/√6 और -2/√6। तो आप कह सकते हो कि डायरेक्शन कोसाइन अगर हमको किसी वेक्टर का निकालना है तो सबसे पहले उस वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकाल लें और i के कोफिशिएंट, j के कोफिशिएंट और k के कोफिशिएंट्स को मतलब i j k नहीं लिखेंगे, बस ऐसे ही लिख देंगे, तो ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन रेशियोज भी कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन अगर है तो उसका अगर हम √, करके l² प्लस m² प्लस n² करें तो उसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। लेकिन डायरेक्शन रेशियोज में ऐसा पॉसिबल नहीं है, जबकि डायरेक्शन कोसाइन में पॉसिबल है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करोगे तो 1 आना ही चाहिए। तो इस तरह से हम लोग क्लियर कर लिए ये एग्जाम्पल सारा। अब एक थ्योरी है हमारा वेक्टर्स ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, इसको कवर करते हैं हम लोग।
नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।